मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। इरिगेशन इंजीनियरिंग में मैंने आपको अपना 4th लेक्चर पढ़ा दिया था। 4th लेक्चर में मैंने आपको रेनफॉल के बारे में बताया, रेनफॉल मेजरमेंट के बारे में बताया। 4th चैप्टर में ही मैंने आपको बताया कि रेन गेज क्या होते हैं, साइमन रेन गेज क्या होता है, ऑटोमेटिक रेन गेज क्या होते हैं, मतलब जो रिकॉर्डिंग करते हैं, खुद में रिकॉर्डिंग करते हैं वो क्या होते हैं, जिनको मैनुअली करना पड़ता है वो क्या होते हैं। कैचमेंट एरिया के बारे में आपको डिटेल जानकारी दी, जिसका 3D पिक्चर भी मैंने आपको दिखाया। तो अगर आप लोगों ने वहाँ तक का स्टडी नहीं किया है, वहाँ तक का लेक्चर नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो कृपया आप लोग जाइए पॉलिटेक्निक चैनल सर्च कीजिए, पॉलिटेक्निक क्लासेस सर्च कीजिए। पॉलिटेक्निक क्लासेस जब आप सर्च कर लेंगे तो आप जो है इरिगेशन पर जाइए। इरिगेशन की प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे 4th नंबर के लेक्चर या उसके पहले अगर नहीं देखे हैं तो कृपया जाके उनको देखिए। हमारे चैनल को इसी तरीके से पढ़ने के लिए, आगे के लेक्चर प्राप्त करने के लिए और इनकी PDF प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो और हमें टेलीग्राम पर अगर कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करें, तथा टेलीग्राम पर भी आप मैसेज पर्सनली भी कर सकते हैं और ग्रुप पर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के परिप्रेक्ष्य में शुरू करते हैं आज रेनफॉल एंड रन ऑफ का जो टॉपिक, जो बचा हुआ पोर्शन है उसके बारे में। आज मुझे आशा है कि मैं रेनफॉल और रन ऑफ को पूरी तरीके से इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जिसका चैप्टर का नाम है फसलों के लिए पानी की मांग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5 रेनफॉल एंड रन ऑफ। इसमें मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं कि डिटरमाइनिंग द रन ऑफ, अपवाह ज्ञात करना। अपवाह क्या होता है इसके बारे में मैंने बता दिया था। अपवाह क्या होता है, जब बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, तो बारिश का कुछ अंश जो है वो लॉस में चला जाता है, चाहे वो वाष्पन में चला जाए, वहाँ चाहे वो पेड़ों के द्वारा यूज हो जाए, चाहे वो ज़मीन में फिल्टर कर जाए, इन्फिल्ट्रेट कर जाए, परकुलेट कर जाए। उसके अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है वो नदी नाले में जो बहता है उसको क्या बोलते हैं, रन ऑफ बोला जाता है। रन ऑफ को डिटरमिनिंग कैसे करते हैं, तो डिटरमाइनिंग उसको ऐसे करते हैं, ज्ञात ऐसे उसको करते हैं। उसके 3 टाइप हैं। कौन कौन से? एक वर्षा के आंकड़ों द्वारा, अनुभाविक सूत्रों द्वारा, अपवाह वक्रों द्वारा और साड़ियों द्वारा। तो जो वर्षा के आंकड़े हैं उनको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं फ्रॉम रेनफॉल रिकॉर्ड्स। अनुभाविक सूत्रों बाय एम्पिरिकल फार्मूलाज, बाय रन ऑफ कर्व एंड टेबल्स। इनके द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, या आप जो है डिटरमाइन कर सकते हैं डाटा को। किसको? रन ऑफ के डेटा को। ठीक है, अब बात करते हैं वर्षा के आंकड़ों द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो डिपार्टमेंट होता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, जो मौसम डिपार्टमेंट होता है, उस विभाग में 35 साल तक का डाटा सुरक्षित रखा जाता है कि कितनी वर्षा हुई है और कितनी वर्षा लगातार हो रही है। इसके बारे में हम पता लगा लेते हैं। 35 साल का एक साइकिल चलता है। भारतवर्ष में वर्षा का साइकिल क्या है? 35 ईयर का। कभी अगर मिसमैच होता है तो हम उसका एवरेज निकालकर अपने पास रख लेते हैं, जिसको बोलते हैं औसत वार्षिक मान, है ना, वर्षा का औसत वार्षिक मान। और इनको ज्ञात कैसे करते हैं? रेन गेज से, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। वर्षा का मेजरमेंट कैसे करते हैं? रेन गेज से करते हैं। तो औसत अपवाह कैसे निकालेंगे? औसत अपवाह बराबर औसत वर्षा और अपवाह गुणांक। ठीक है, तो वर्षा, औसत वर्षा यहां रहेगी। ठीक है, तो ये हो गई औसत वर्षा, एवरेज रेनफॉल, बराबर अपवाह गुणांक। मैंने क्या बताया था कि आपका कितना रन ऑफ हो रहा है और कितना पानी जो है गिरा है, मतलब कितनी औसत वर्षा हुई है। तो औसत वर्षा से औसत वर्षा क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो यहां क्या बचेगा? रन ऑफ बचेगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से औसत अपवाह आप निकाल सकते हैं। औसत अपवाह बराबर औसत वर्षा इंटू अपवाह गुणांक। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या लिखा है? अपवाह गुणांक। तो औसत वर्षा तो ऐसे रहेगी, और अपवाह गुणांक को कैसे लिख सकते हैं? अपवाह गुणांक को लिख सकते हैं रन ऑफ अपॉन औसत वर्षा, एवरेज रेनफॉल। यही तो होता है, यही तो आपने फार्मूला पढ़ा है। तो एवरेज रेनफॉल इससे कट जाएगा और ये बचेगा ऊपर क्या? रन ऑफ। तो वही तो आप निकाल रहे हो। तो इस तरीके से आप एवरेज रन ऑफ आप निकाल सकते हो। अगर यहां पर टोटल वर्षा रखोगे तो टोटल रन ऑफ निकल के आएगा। अगर आप एवरेज वर्षा रखोगे तो आपको क्या निकल के आएगा? एवरेज रन ऑफ निकल के आएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को।
उसके बाद बात करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूले या अनुभाविक सूत्रों द्वारा आप कैसे पता कर सकते हैं। तो अनुभाविक सूत्र क्या होते हैं, जैसे जैसे जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं या हमारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं इन विषयों के, वो क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल से यह पता लगाते हैं, अलग अलग जगह पर आकलन करते हैं, कई वर्षों तक आकलन करते हैं कि यहाँ पर वर्षा कितनी हुई है और कितना लगातार रन ऑफ हो रहा है, चाहे वो डिस्चार्ज मेजरमेंट से या एक अंदाजे से वो एक फार्मूला विकसित करते हैं उस पर्टिकुलर सरफेस के लिए, पर्टिकुलर जमीन के लिए। तो उसको बोलते हैं अनुभाविक फार्मूले। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फार्मूलेज हैं जो बहुत सारे हमारे माननीय वैज्ञानिकों द्वारा दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, उनको आपको याद करना है। कभी कभी कंपटीशन में और सेमेस्टर एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इंग्लिश फार्मूला। इंग्लिश फार्मूला क्या होता है आपका, महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए, मतलब अलग अलग टोपोग्राफी, अलग अलग रीजन्स के लिए। तो महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए फार्मूला क्या है, R = 0.85P - 30.5। ठीक है, महाराष्ट्र के मैदानी क्षेत्रों के लिए R = P - 17.8 × P/254। ठीक है, अब R क्या है, अपवाह सेंटीमीटर में, P क्या है, वर्षा सेंटीमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या है आपका, लेसी का फार्मूला। तो लेसी का फार्मूला क्या होता है, R = P/1 + 304.8 FP × S, वेयर R = अपवाह सेंटीमीटर में यानी कि रन ऑफ सेंटीमीटर में, P क्या है, वर्षा इन सेंटीमीटर में मतलब प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल इन सेंटीमीटर में, F क्या है, मानसून काल गुणांक है, और S क्या है, अपवाह क्षेत्र का गुणांक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने सारे डाटा के बारे में बता दिया है। इन फार्मूले का कोई प्रूफ नहीं होते हैं, एक्सपीरियंस बेसिस पर साइंटिस्ट डिजाइन करते हैं, तो इसलिए इन फार्मूलों को आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपके कोर्स में न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ आपके कोर्स में फार्मूले पूछे जाएंगे, तो आप इत्मीनान से इनको याद कर लीजिए और फार्मूलों को पेपर में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका A.N. घोसला फार्मूला। तो A.N. घोसला साहब ने फार्मूला दिया है R = P - 4.81T। ठीक है, तो R क्या है, सेंटीमीटर में अपवाह है, P है सेंटीमीटर में वर्षा यानी कि प्रेसिपिटेशन, और T क्या है, आवाह क्षेत्र का औसत तापमान डिग्री सेल्सियस में। देखिए इसमें बहुत सारे फार्मूले में आपने देखा होगा रीजन्स का मेंशन नहीं है, तो कुछ लोगों ने स्पेशल रीजन के लिए डिजाइन किया है और कुछ लोगों ने पूरे इंडिया के लिए अलग अलग फार्मूले डिजाइन किए हैं। ठीक है, आप जब इंडिया के बाहर की बात करेंगे तो उसके लिए टोपोग्राफी चेंज हो जाएगी, आप कर सकते हैं क्योंकि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टोपोग्राफी पाई जाती है, किसी ना किसी देश से वो मैच कर जाती है, तो उन फार्मूलों को आप यूज कर सकते हैं, वरना फिर आप कॉमन फार्मूले जो दिए हुए हैं उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं अपवाह वक्रों और सारणियों से। तो टेबल्स कैसी हैं, तो सारणी जो बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, रन ऑफ कर्व एंड टेबल्स, तो उनसे भी हम पता करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रन ऑफ का डाटा आता है उनसे अलग अलग जो शोधकर्ता हैं, अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग टेबल्स बनाई हैं, जिसमें आपके टेबल पूरी सिलेबस में नहीं है, मैंने एक टेबल का एग्जांपल देके आपको बताया है कि इन टेबल्स के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, रन ऑफ निकाला जा सकता है। तो उसके कौन कौन से टेबल्स हैं, उनके नाम आपको टेबल्स के याद रखने हैं, पेपर में लिखने को आएगा कि रन ऑफ मेजरमेंट के मेथड कौन कौन से हैं, तरीके कौन कौन से हैं, बताएं, तो आप उनको बताएंगे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आप एग्जाम में उसी तरीके से लिख के आएंगे। तो जैसे TG बार्लो के लिए उत्तर प्रदेश के लिए सारणी है, स्ट्रेंज के लिए महाराष्ट्र के लिए सारणी है, बिन्नी की सारणी जो है वो साउथ इंडिया के लिए है। तो ये टेबल किस प्रकार की होती है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए बार्लो की सारणी है, टेबल है, ये इस प्रकार की सारणी होगी, इस प्रकार की आपकी टेबल होगी। ठीक है, देखिए यहां पर बार्लो टेबल है, यहां अपवाह की क्षेत्र की श्रेणी है, आवाह का प्रकार है, परसेंटेज में अपवाह है, वर्षा का जो दर है, रेट है, गुणांक है वो है, हल्की वर्षा है तो क्या दर रहेगी, ठीक है, क्या रेट रहेगा, औसत एवरेज रेनफॉल है तो क्या रेट रहेगा, अगर भारी वर्षा हो रही है तो आपका क्या रेट रहेगा। सबसे पहले समझते हैं जो उन्होंने टेबल बनाई उसमें क्या दे रखा है, आवाह क्षेत्र की श्रेणी, क्या उसकी श्रेणी है, क्या उसकी डिग्री है। ठीक है, उसके बाद आवाह क्षेत्र का प्रकार क्या है, परसेंटेज में रन ऑफ क्या है, हल्की वर्षा हो रही है, औसत वर्षा हो रही है, ये लगातार भारी वर्षा हो रही है, तो उसका क्या दे रखा उन्होंने, फैक्टर दे रखा है, गुणांक दे रखा है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। जैसे आपको समतल कृषि भूमि है, काली मिट्टी वाली है, और आपको पता करना है कि वहां पर अपवाह जो है वो कैसा होगा, तो अपवाह जो है वहां पर परसेंटेज में 10% होगा,
वर्षा अगर हल्की हो रही है तो आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, औसत वर्षा है तो ये रेट है, और लगातार भारी वर्षा है तो ये रेट है। तो इस तरीके से आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी तरीके से बारलों की भी सारणी है, इसी तरीके से स्ट्रेंज की भी अलग अलग टेबल्स हैं, ठीक है। वो आपके सिलेबस में डिटेल्स में नहीं है, बस उनके नाम ही आपको पूछे जाने हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अपवाह की अधिकतम आवाह क्षेत्र में दर या बाढ़ निसरण का अनुमान लगाना। डिटरमाइनिंग द पीक फ्लो फॉर द फ्लड डिस्चार्ज। पीक फ्लो और फ्लड डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, तो फ्लड डिस्चार्ज का अनुमान कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूं। उसके तरीके हैं, 5 तरीके हैं। कैसे, बाढ़ के पुराने चिन्हों से, जैसे पिछले कभी बाढ़ आई हुई है, अभी मैं इनके बारे में डिटेल में स्टडी बताऊंगा आपको। उसके बाद रेनफॉल रिकॉर्ड से, रेशनल फार्मूलों से, तर्कसंगत फार्मूलों से, इंपेरिकल फार्मूलों से और रन ऑफ कर्व से, इनसे आप पता कर सकते हो कि कितनी बाढ़ आई है या मैक्सिमम आपका फ्लड लेवल क्या रहा है, फ्लड डिस्चार्ज क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाढ़ के पुराने चिन्हों से। तो जब किसी नदी में बाढ़ आती है तो क्या होता है, आपने देखा होगा, जब नदी में बाढ़ आती है तो पानी के निशान छोड़ जाती है, ठीक है। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि अब पिछले साल जो है पानी कहां तक आया हुआ था। या आप क्या कर सकते हैं, किसी गांव में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे आप पता लगा सकते हैं कि बाढ़ पिछले से पिछले साल या आने वाले बीते हुए कुछ सालों में बाढ़ कितनी आई थी। तो लोग कुछ, आप जब गांव में रहते होंगे या कहीं पर रहते होंगे तो बताते हैं कि भाई हमारे वहां जब पिछली बार बाढ़ आई थी, या हमारे पास 2006 में उस बार बाढ़ आई थी, तो उसका पानी जो है वो हमारे घर तक आ गया था, या इस देहरी तक आ गया था, इस देहर तक आ गया था, या इस गांव तक आ गया था, इस पेड़ तक आ गया था, या इस तालाब तक कुएं पूरा भर गया था। तो उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक। ये तो अंदाजे वाली बात रही। अब बात करते हैं गत वर्षों के आंकड़ों से। जैसा मैंने आपको रन ऑफ में बताया था, उसी तरीके से जब रेनफॉल मेजरमेंट करेंगे तो उस तरीके से हमें यह पता चल जाता है रेनफॉल मेजरमेंट से कि कितना बारिश जो है हुई है, ठीक है। तो उससे भी पता चल जाएगा कि आपका बाढ़ का फ्लो लेवल क्या था, फ्लड लेवल क्या था, इस तरीके से। और यह जो आंकड़ा है यह बहुत शुद्ध प्राप्त होता है, शुद्ध आंकड़ा प्राप्त होता है इस तरीके से। तो आपके 2 पॉइंट हो गए। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि आप जो है जाइए बूढ़े बुजुर्ग से पूछ लीजिए या पेड़ों के निशानों से पूछ लीजिए, पता कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, बाढ़ जो है वो उसका डिटेल निकलवा सकते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, है ना। तो उससे आप पता कर सकते हैं कि बाढ़ का क्या दर रहा है, कितना बाढ़ फ्लड लेवल रहा है, वो अंदाजा हो सकता है 35 साल के आंकड़ों से। फ्लड डिस्चार्ज का ठीक है और तरीका है आपका, जो उसका नाम है तर्क संगत विधि से आप फ्लड के डिस्चार्ज को ज्ञात कर सकते हैं, उसके डिस्चार्ज को पता कर सकते हैं। तो हेयर Q इक्वल टू AIR/360 मीटर क्यूब पर सेकंड में आप ये कह सकते हैं, जैसे हम लोग याद करते थे जब आपका कोर्स पढ़ रहे थे कि ऑल इंडिया रेडियो अपॉन 360, है ना, कि वो पूरे में रहता है और 360, इस तरीके से इस फार्मूले को याद भी किया जा सकता है। तो ये तो एक ट्रिक रही, बट हेयर A इक्वल टू अपवाह का क्षेत्रफल का जो है हेक्टर में है, आई क्या है वर्षा की तीव्रता मिलीमीटर पर घंटे में है, और आर क्या है अपवाह गुणांक है, आर क्या है रन ऑफ कॉफिशिएंट है, अपवाह गुणांक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके अनुभाविक सूत्रों द्वारा। तो इसमें आपकी बात करते हैं रीव का सूत्र। रीव का सूत्र क्या है, Q बराबर CM की पावर 2/3, Q बराबर CM की पावर 2/3, वेयर Q क्या है डिस्चार्ज है, फ्लड डिस्चार्ज है क्यूमेक में, M क्या है अपवाह क्षेत्र है का वर्ग किलोमीटर में उसका एरिया है, और C क्या है अपवाह गुणांक है या रन ऑफ फैक्टर है। तो इस तरीके से आप जो है डिस्चार्ज याद कर सकते हैं, फ्लड डिस्चार्ज याद कर सकते हैं अनुभाविक सूत्रों में रीव के सूत्र से। नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं डिकन का सूत्र। तो नेक्स्ट फार्मूला जो है आपका डिकन का सूत्र है। डिकन के सूत्र के बारे में देखते हैं। तो इसमें Q बराबर CM की पावर 3/4, Q क्या है फ्लड डिस्चार्ज है क्यूमेक में, C क्या है कांस्टेंट है, स्थिरांक है, जो डिपेंड करेगा वहाँ की सॉइल के क्लासिफिकेशन पर कि सॉइल का कैसा टोपोग्राफी है उसके ऊपर, M क्या है आवाह क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में या कैचमेंट एरिया वर्ग किलोमीटर में, या आप ये कह सकते हैं रन ऑफ एरिया इन किलोमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नवाब जंग बहादुर सूत्र, नवाब जंग बहादुर फार्मूला। नवाब जंग बहादुर फार्मूला Q इक्वल टू CM की पावर 0.99 माइनस 0.07 log M,
एक बार फिर से फार्मूला देख लेते हैं। Q बराबर Cm की पावर 0.99 माइनस 0.07 log m। आप लोग मेरे वीडियो के साथ याद करते चलिए, समझते चलिए, 2-2 3-3 बार देखिए, आपको कहीं भी जाके दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। आप वीडियो लेक्चर 2-2 3-3 बार सुनते रहिए, एक सॉन्ग की तरह सुनते रहिए। जिस तरीके से मैं आपको थ्योरी बताता हूँ कहानी की तरह, आपको एज इट इज याद हो जाएगी और फिर आपको पेपर में लिखने में बहुत आसानी होगी। Q बराबर अपवाह निःसरण क्यूमेक में, C बराबर नियतांक उत्तर भारत के लिए 60, दक्षिण भारत के लिए 48 और M बराबर आवाज क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप लोग जब भी हमारा ज्वाइन करें, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर करें। जितने भी अपने फ्रेंड हैं उनके पास शेयर करें, जिससे वो भी लाभ ले सकें और हमें भी एक उत्साह प्राप्त हो। आप लोगों को देखने से, हम लेडी देखते हैं कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितना आपका देखा जा रहा है, तभी हमारा उत्साह बढ़ता है, तो हम जो है लेक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप अप्रिशिएट कीजिए, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं आपके अनुभाविक सूत्रों द्वारा। अनुभव के आधार पर अधिकतम जो है अपवाह ज्ञात करने अनुभाविक सूत्रों को यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि डिपेंड किस पे करता है, आकार पर, ढाल पर, क्षेत्रफल की वर्षा पर, वर्षा की तीव्रता पर। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया हुआ था। उसके बाद बाढ़ निःसरण के वक्र द्वारा, तो इसमें हमें पता चलता है, कर्व बनाते हैं तो उससे हम पीक फ्लो पता चलता है कितना बार हम, जैसे आज मेरी बाढ़ जैसे हमने किया, पता लगाया कि इस साल वर्ष 2021 में बाढ़ हो रही हुई यहाँ पर ये इस बिंदु पर। 2020 में एक ग्राफ हमने बना लिया, एक 2021 का जो वैल्यू है वो हमने देखा यहाँ तक था। उसके बाद जब वैल्यू आया 2020 का तो वो यहाँ पर था, 19 का यहाँ पर था, ठीक है, 18 का यहाँ पर था, ठीक है, 17 का आपका यहाँ पर था। तो इस तरीके से अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये बन के आएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं और उससे हमारा क्या पता चल जाएगा, कितना बारिश हुई है, कितना आपका फ्लड डिस्चार्ज हुआ है। ठीक है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में अधिकतम प्रवाह का ग्राफ भी बनाया जा सकता है। इसी के आधार पर हमने क्या बनाया, हाइड्रोग्राफ बनाया। तो चलिए हाइड्रोग्राफ के बारे में बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है और अधिकांशतः पेपर में, सेमेस्टर में पूछा जाता है क्या होता है हाइड्रोग्राफ, उसके बारे में पूछा जाता है। तो यह एक ग्राफ होता है जो टाइम और निःसरण में संबंध को क्या करता है, दर्शाता है, संबंध को बताता है, रिलेशन को बताता है। ठीक है, इसमें जो एक्स एक्सेस होती है वो क्या बताती है, टाइम बताती है, तथा डिस्चार्ज जो है वाई एक्सेस पे होता है। मैं भी आपको ग्राफ दिखाऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जो टाइम है वो घंटों में, दिनों में, महीनों में, वर्षों में, जैसा आप लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, और निःसरण घन मीटर में अंकित किया जाता है। जब नदी का प्रवाह नहीं होगा तो क्या होगा, जो वक्र है वो एक्स अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा या क्षैतिज होगा। इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ग्राफ देखते हैं। तो ये आपका हाइड्रोग्राफ है, इसमें मैं आपको बॉटम से दिखाना शुरू करता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये आपका समय दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, निःसरण की दर किसमें दी हुई है, आपके मीटर पर घन मीटर में आपकी क्या दी हुई है, डिस्चार्ज दी हुई है। ठीक है, तो जैसे देखिए आप यहाँ पर 100, 200, 300, 400, इस तरीके से आपके यहाँ पर 500, 600, 700 और आपके 800, इस तरीके से डिस्चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, अब आपका क्या करेंगे, मैंने जैसा आपको बताया था कि आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करेंगे, 6 PM पे जो वर्षा हुई वहाँ पॉइंट रखेंगे, 6 AM पे जो हुई, 6 PM पे जो हुई, उसी की तरह से AM, PM, 6 AM, PM, ऐसे डेज वाइज हमारी वर्षा कितनी हुई है उसको हम लिखते चले जाएंगे 24 घंटे में, है ना। ये 24 घंटे का बना हुआ है। देखिए यहाँ 6 AM, 6 PM, 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 6 AM, मतलब ये 24 आवर्स का साइकिल आपका बन रहा है। तो इसमें कितना वर्षा हुआ, तो वो आपका ग्राफ जो है यहाँ पर 200 mm, 400 mm, इस तरीके से कितना डिस्चार्ज हुआ वो हमारा मेजर हम करते रहेंगे और पता करते रहेंगे कितना हमारा डिस्चार्ज है। कि आपका 100 घन मीटर डिस्चार्ज हुआ है, 200 हुआ है, 300 हुआ है, 400 हुआ है, 500 हुआ है, 700 हुआ है, 600 हुआ है, वो आपका पॉइंट बनाते चले जाएंगे और फिर उस पॉइंट से एक ग्राफ बना लेंगे। इस तरीके से जब ये आपका ग्राफ पूरा बन जाएगा, ये प्लॉट हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे कौन से टाइम पर पीक है। जैसे हमारा पीक यहाँ पर आया, मतलब 700 पर, तो ये मैक्सिमम जो है जितने दिन का बनाएंगे उतने दिनों में मैक्सिमम आपका क्या है,
फ्लड डिस्चार्ज है। तो इसके आधार पर हम क्या पता लगाते हैं? इसके आधार पर हम पता लगाते हैं हमें बैराज कैसा रखना है, हमें डैम कैसा रखना है, पानी कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्पिलवे बनाना है तो कैसा बनाना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा मेंटेन करना है, ब्रिज की ऊंचाई, बैराज की चौड़ाई बढ़ानी है, डैम स्ट्रक्चर को मजबूत करना है नहीं करना है, बाढ़ को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे पानी को छोड़ना है, ये सब जानकारी हमारी किससे मिल जाती है? फ्लड डिस्चार्ज से पता चलता है। और इसकी जानकारी हम किससे लेते हैं? हाइड्रोग्राफ से लेते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्लड हाइड्रोग्राफ। अब हाइड्रोग्राफ का उपयोग मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। अधिकतम डिस्चार्ज पता कर लेंगे, उसके बाद पानी का कुल आयतन पता कर लेंगे, फिर स्पिलवे और प्रवाह की दर आयतन ज्ञात किए जाते हैं। अब बात करते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनीशन है जो अक्सर पूछी जाती है पेपर में। यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है? यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है? तो देखिए, किसी आवाह क्षेत्र पर क्या करेंगे? एकल वृष्टि मतलब यूनिट स्टॉर्म। यूनिट स्टॉर्म मतलब एक बार जो वर्षा हुई। जैसे मान लीजिए कभी वर्षा होती है, आप देखते होंगे कि एक सिंगल स्टॉर्म आता है, एक सिंगल धमक आती है पानी की। जैसे वर्षा शुरू हुई, फिर वर्षा शुरू हुई, कंटिन्यूअस कितनी देर हुई, वो क्या कहलाएगा? यूनिट स्टॉर्म से प्राप्त इकाई गहराई जो है वो, उस पर जब हम रन ऑफ का जलालेख बनाएंगे, हाइड्रोग्राफ बनाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? इकाई जलालेख कहलाएगा। तो किसी आवाह क्षेत्र पर मतलब किसी एरिया पर मान लीजिए ये एरिया, कोई एरिया है, इस पर एक सिंगल स्टॉर्म, पहला झोंका, सिंगल झोंका में पानी जो गिरा, उससे कितनी गहराई आपकी प्राप्त होगी, उसको क्या बोलेंगे? इकाई जलालेख बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है। अब इकाई जलालेख किसको बोलेंगे? जिसका अपवाह अन्य अवधि वाली वृष्टि से कम ना हो। ठीक है, मतलब ऐसा इकाई आरेख नहीं, मतलब जैसे हमारी बहुत सारी, हमने देखा कि बहुत सारी वर्षा हुई। वर्षा जब दिन में होती है तो उसका अंदाज़ा तो हम लगा ही लेते हैं। तो वर्षा जो जैसे दिन में 4 बार हुई, अब दिन में 4 बार में एक बार वर्षा बहुत ज़्यादा हुई। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक बार 100 mm हुई, एक बार 200 mm हुई, एक बार 300 mm हुई, एक बार 400 mm हुई, एक बार 500 mm हुई। तो हम कौन सा रिकॉर्ड लेंगे? 500 वाला लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो औरों से कम नहीं होना चाहिए जो आप यूनिट ले रहे हो, है ना? तभी तो आपको एक मैक्सिमम पता चलेगा फ्लड का, क्योंकि हम यहाँ फ्लड निकाल रहे हैं। भले यूनिट निकाल रहे हैं लेकिन यूनिट में मैक्सिमम कितना है वो निकालेंगे। तो यह समझने वाला पॉइंट है। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कि किसी भी आवाह क्षेत्रफल पर यूनिट स्टॉर्म मतलब एक झोंका पानी का, उससे जो गहराई प्राप्त होती है, उसका जब हम अपवाह रनऑफ का जलालेख बनाते हैं या हाइड्रोग्राफ बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इकाई जलालेख बोलते हैं या यूनिट हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। लेकिन यह वर्षा जो होनी चाहिए, जब अलग अलग झोंकों में होती है तो उन झोंकों में से जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला झोंका हो उसको हम लेंगे, औरों को नहीं लेंगे जो कम वाले हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्चार्ज कैसे मेजर करेंगे। डिस्चार्ज कैसे मेजर करेंगे, नहर का डिस्चार्ज किस तरीके से मेजर करेंगे, तो उसका आपके फार्मूले हैं, उसकी आपकी विधियां हैं। तो एरिया वेलोसिटी मेथड एक मेथड है जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल वेग विधि। बाई डिस्चार्ज कर्व, निसरण वक्र द्वारा हम पता कर सकते हैं। वियर मेथड से पता कर सकते हैं। वेंचुरी फ्लूम या म्यूटर फ्लूम से आप पता कर सकते हैं कि कितना हम डिस्चार्ज निकालेंगे। एक एक के बारे में अभी आप हमारे साथ अध्ययन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रफल वेग विधि द्वारा, हाइड्रोलिक्स में आपने पढ़ा होगा निस्सरण इक्वल टू क्षेत्रफल इंटू वेग, क्यू इक्वल टू ए इंटू वी, है ना। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी आपको छात्रों समस्या आई। क्या समस्या आई? समस्या एक आई यहाँ पर कि आप कैसे निकालेंगे एरिया और कैसे आप निकालेंगे वेलोसिटी। एरिया किसका? जिस चैनल में पानी फ्लो हो रहा है। अब आप बोलेंगे सर हम तो हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे थे, हाइड्रोलिक्स में हमने एक चैनल था रेक्टेंगुलर, उससे हमने एरिया निकाल दिया। अरे भाई, रेक्टेंगुलर का जब आप एरिया निकाल रहे थे हाइड्रोलिक्स में तो वो पोर्शन समतल था, और यहाँ पर क्या नदी नीचे की समतल होगी? नहीं होगी। तो इसका एरिया निकालना उतना ही कठिन होगा, है ना। और इसकी पानी के वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? क्योंकि पानी का आपने पढ़ा होगा तो ऊपर का वेलोसिटी कुछ, नीचे की पानी के वेलोसिटी कुछ, तो उसके लिए भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए
उसको भी समस्या को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल वेग विधि द्वारा नदी का निस्सरण ज्ञात करने के चरण हैं, स्टेप्स हैं। ठीक है, तो क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ साइट, सेकंड क्या है? क्रॉस सेक्शन ऑफ चैनल, नेक्स्ट क्या है? वेलोसिटी ऑफ वाटर। जब ये पता चल गया आपको तो फटाक से आप फार्मूले में रखेंगे और तुरंत आप निकाल लेंगे डिस्चार्ज। तो चलिए पता करते हैं। निस्सरण मापल स्थान का चयन कैसे करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट है पहुंच, कि आपकी पहुंच वहां तक होनी चाहिए, विशेष तौर पर बाढ़ के समय। ऐसा नहीं है आप पता चला मेजर करने गए, आपने कोई पोल गाड़ा, वो पोल गिर गया, आप भी गिर गए नहर के अंदर, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पता चला आप नहा के निकल रहे हो नहर से, तो इस तरीके से नहीं। आप ये देखिए कि उसके किनारे कहाँ पे बंधे मजबूत हैं, तो वो पहुंच चेक करिए। नदी की धारा पता करिए कि कहाँ पर नदी की धारा सतत धारा में अगर बहती हो, कंटिन्यूअस हो। ऐसा नहीं पता चला नदी यहाँ पर मोड़ है, अब आप जा रहे हो, ये नदी है हमारी, बड़े बड़े ढाल हैं, अब यहाँ पर तो पानी का फ्लो ज़्यादा होगा ही मोड़ पर, और जहाँ चौड़ान होगी तो एक कंटिन्यूअस सीधी रेखा में हमारी क्या होनी चाहिए? रिवर होनी चाहिए, कैनाल होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नदी का सेक्शन। तो नदी का जो सेक्शन है हमारा, निस्सरण का जो सेक्शन है, वो ना तो अधिक गहरा हो और ना ही छिछला होना चाहिए। नदी में कटान नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ना तो सिल्टिंग हो और ना ही कटान हो। सिल्टिंग क्या जो होती है? जो नदी में सिल्ट लगातार पानी बहा के लाटता है और जमाता रहता है। जब नदी की स्पीड स्लो हो जाती है तो वो जो सिल्ट है उसको ले जाने की क्षमता नहीं रख पाता है, तो वो डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिल्टिंग। आप लोग इरिगेशन में आगे जाएंगे तो उसके बारे में हम बात आपसे करते रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि नदी सीधी पर्याप्त दूरी कितनी दे दी है? 500 मीटर तक नदी क्या होती हो? सीधी बहती हो। ठीक है, उसके बाद जलीय संरचनाएं, बैराज वैराज ब्रिज व्रिज नहीं होने चाहिए। क्यों? अरे भैया ये रिवर है, अगर यहाँ पर ब्रिज होगा, ब्रिज के पाए होंगे, पायर्स होंगे, तो क्या करेगा? जब पानी बहेगा तो इन पायर से टकराएगा, टकराएगा तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? अफ्लक्स बोलते हैं, जलोत्थान बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नदियों का संगम नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक स्थिर खंड होने चाहिए। नदी के किनारे कैसे होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए, जिससे पानी में क्या ना उत्पन्न हो? भंवर ना उत्पन्न हो। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तब आप जाके साइट पर सबसे पहले जाके पैदल अपने इंजीनियर के साथ में, अपने असिस्टेंट के साथ में जाके देखें, जाके कैसे हम चेक करेंगे। किसी भी आप लोगों के गांव के आसपास में कहीं नहर होगी, नाला होगा, आप देखते होंगे साइड में जाके कि कैसा उतरा जाए नहर के अंदर। तो जो मजबूत एरिया होता वहीं तो खड़े होते हैं, ऐसे थोड़े खड़े होते कि आप जाके ढनक जाएँ उसमें। उसके बाद बात करते हैं चैनल खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखिए कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो किसी जो नदी है उसका निस्सरण अगर ज्ञात करना है तो जलधारा पर क्षेत्रफल की औसत गति ज्ञात की जाती है। कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए ऐसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया, ऊपर वाला फिगर मैं आपको अभी बताऊँगा, उसमें आपको वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। पहले इस फिगर को समझते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले हम एक पोल यहाँ लगाएंगे रिवर के किनारे, पक्के वाले पोर्शन पहुँच गए, पोल आपने गाड़ दिया, है ना। वही मैंने बताया था कि भैया पता चला आप यहाँ खड़े हो, मिट्टी कच्ची, आपका पैर धंस गया, फिसल गया, आप नीचे आ गए पानी में। तो ऐसा पोजीशन नहीं हो, कभी भी लीजिए जाकर, देखिए जाकर, कोई पक्का मजबूत किनारा पकड़िए, है ना। मजबूत साथी, मजबूत किनारा दोनों होने चाहिए आपके पास। पता चला साथी ने आपके ढकेल दिया उसमें, तो ऐसा नहीं करिएगा। सबको ले जाइए, कोई साथ मजबूत साथी को ले जाइए, कभी दुश्मनी हो आपको लपेट दे, उस तरीके से नहीं। चलिए, तो मजाक की बात रही। अब पढ़ते हैं, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, है ना। अब देखते हैं कैसे करना है। तो आपका जैसे यहाँ पर ये इस तरीके का सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। अब चूंकि सेक्शन ऐसा है तो आप जब पोल यहाँ पर लगाएंगे इस पोर्शन पर, तो पोल लगाएंगे, पोल मजबूत होने चाहिए यहाँ पर जब लगाएंगे, है ना, कि इसको रोक ले। उसके बाद यहाँ एक रोप लगाएंगे, रस्सी बिल्कुल सीधी लगाने की कोशिश करेंगे। अधिकांशतः देखा जाता है हो नहीं पाता है, बट कोशिश आप करेंगे कि रस्सी बिल्कुल क्या रहे? स्ट्रेट रहे, सीधी रहे। इस रोप में गांठे लगा देंगे यहाँ पर और एक रस्सी नीचे को लटका देंगे, ऐसे 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 ऐसे। मैं इनको पॉइंट्स वाइज नीचे समझाऊंगा, लेकिन आप पहले यहाँ समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिगर है, विजुलाइजेशन जब होता है तो हमें अच्छा समझ में आता है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बोर्ड पर भी, हम लोग पॉलिटेक्निक में पढ़ाते हैं, बोर्ड पर भी बहुत पॉसिबल नहीं होता है। बनाइए, बहुत सारे बच्चों को दिखता है, बहुत सारा बच्चा उस दिन आया है, नहीं आया है,
ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं और फिगर बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ आप उसको बहुत ध्यान से देख सकते हैं। तो जिसके यहाँ पर देखिए पोल गाड़ दिया हमने, पोल गाड़ के रस्सी लगा दी, रस्सी में आपके क्या किया यहाँ पर, ये देखिए अलग अलग गांठें लगा दी। ये गांठें लगाने के बाद इनमें रस्सियाँ ऐसे ऐसे डाल दी, ठीक है, इस तरीके से। अभी देखिए अगर हम मान लो उस टाइम एरिया ले रहे होते तो मान लो एक अंदाज़ा लेते तो हमारा बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता, और यहाँ हमारा वेरिएशन क्या आएगा, कम आएगा। वेरिएशन क्या आएगा, कम आएगा, है ना। तो डिस्चार्ज हमें पता चल जाएगा। तो हम इसका पहले एरिया निकाल लेंगे, फिर इसका निकालेंगे, 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 इसका निकालेंगे। इस तरीके से इन सभी का एरिया निकाल के 1 2 3 4 5 6 7 8 का 8 सेक्शन का एरिया निकाल के उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और इसमें हमें दिक्कत कहाँ आ रही थी, दिक्कत चौड़ाई में बेटा नहीं आ रही थी, दिक्कत हमें आ रही थी इसकी गहराई में, कि भैया अब देखो क्या पहला वाला जितना गहरा है क्या पांचवा वाला उतना गहरा है। इस पांचवें वाले से तो अन्याय हो जाएगा, वो तो कहेगा हम तो बहुत गहरे हैं, हमारा एरिया आपने कम लिया है, तो यहाँ पर दिक्कत होगी, है ना। तो इसलिए हम इस पूरे एरिया का टोटल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम एरिया निकाल लेंगे। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी मेजर कैसे करेंगे, तो देखिए अभी बताते हैं आपको। हम वेलोसिटी मेजर करने के लिए फ्लॉट का उपयोग करेंगे। फ्लॉट देखेंगे, फ्लॉट क्या होता है, फ्लॉट को बोलते हैं तैरांदा, तैरांदा, ठीक है। तैरांदा क्या, अब इसमें हम एक रस्सी पोल से एक रस्सी यहाँ लगा देंगे, एक रस्सी यहाँ लगा देंगे, एक रस्सी यहाँ लगा, जैसे मैंने वहाँ लगाया था इसी तरीके से आपने लगाया था वहाँ पर रस्सी, पोल्स के साथ ऐसी रस्सी लगा देंगे। फिर एक फ्लॉट को यहाँ ऐसे रख देंगे। अब ये गेंद क्या करेगी, यहाँ से यहाँ तक पानी के साथ बहती हुई जाएगी। हम स्टॉप वॉच से टाइम नोट कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसे फ्लॉट को कितना टाइम लगा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बचपन में, पढ़ते ही आ रहे हो, चाल बराबर दूरी बटे समय। स्टॉप वॉच से आपको क्या पता चल गया, टाइम पता चल गया, और यहाँ क्या पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गई। तो आपको फिर क्या पता चल गई, वेलोसिटी पता चल गई। क्या पता चल गई, v पता चल गई। दूरी तो आप नाप ही सकते हो किनारे बैठ के, वेलोसिटी आपकी पता चल गई। अब यहाँ एक मेन फैक्टर ये आता है कि अभी तो सर आपने बताया था कि पानी के ऊपर आप रखेंगे, ऊपर का वेलोसिटी कुछ होता है, नीचे का वेलोसिटी कुछ होता है, हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, ये तो रीडिंग गलत आ जाएगी, क्योंकि आप तो जो फ्लॉट रख रहे हैं ऊपर तैर रहा है। तो बेटा इसी के लिए अलग अलग सिस्टम आए, फ्लॉट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आए, तो उनके बारे में भी देखते हैं। पहले इन स्टेप्स को जो मैंने आपको बताया है उनको एक बुक की भाषा में, किताब की भाषा में, नोट्स की भाषा में आपको समझाते हैं, फिर उनके बारे में भी बात करते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम निस्सरण स्थल पर नदी के सीधे भाग को चुनकर गेज लेंथ, गेज रन स्थापित किए जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। निस्सरण स्थल पर जाएंगे, डिस्चार्ज स्थल पर जाएंगे और आपको क्या करेंगे, गेज चुनेंगे। अब यह दूरी 50 से 100 मीटर कुछ भी रख लो, है ना। गेज मतलब वो जो रस्सा दो रस्से थे ना, उनको गेज बोलते हैं ऐसे। तो कितना रखेंगे वो अपने ऊपर है, रख लेते हैं। फिर मोटे तार केबल्स बांध दिए जाते हैं और तारों को नदी के किनारे उगे पेड़ों अथवा पोल गाड़कर बांध दिया जाता है। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, केबल की जितनी लंबाई पानी की सतह के ठीक ऊपर रहती है उसे क्या करते हैं, गांठें लगाकर बांध दिया जाता है। और 6 से 12 भागों में, जैसे मैंने वो गांठें दिखाई थी आपको, 8 थी लगभग, ठीक है। तो उन गांठों में बांध के केबल को लटका दिया जाता है। इसके लिए बराबर निशान लगाने के लिए हम थ्रेडोलाइट का भी उपयोग कर सकते हैं। सर्वेइंग ऑपरेटर्स हैं, आप लोगों ने जानते ही होंगे, पढ़े ही होंगे। नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लीजिए, इसी सेमेस्टर में पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं फिर गेज रन के मध्य केबल सेंटर टू सेंटर रेक्टेंगुलर चौड़ाई तथा उसके भाग की मध्य गहराई ज्ञात कर ली जाती है। जैसा मैंने बताया था, गहराई, पानी की गहराई 3 मीटर तक साउंडिंग रॉड द्वारा ज्ञात करते हैं। अब भैया देखो, अगर पानी की गहराई 3 मीटर तक है तो साउंडिंग रॉड से ज्ञात कर लो। अगर 3 मीटर से ज़्यादा है तो प्रतिध्वनिक गंभीरता का उपयोग करो, मापक का, गंभीरता मापक का उपयोग करो अगर ज़्यादा है तो, ठीक है। इससे भी पता कर सकते हैं। अब मैं तुमको एक बात बता देता हूँ। जो केबल जब हम डालते हैं नीचे रस्सियाँ, तो रस्सियों के नीचे हल्का सा वेट थोड़ा सा रखते हैं, जिससे रस्सी जब नीचे बैठे तो आपको उसकी लटक पता चले ज़मीन में, है ना, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लो पानी में कोई आप रस्सी लटकाओगे तो भाई वैसे तो पानी के बहाव में बहने लगेगी, थोड़ा सा वेट लगा होगा तो क्या होगा, वो सीधी जाएगी। और अगर नीचे यहाँ पर सॉइल आ गई तो इसमें झोल पता चल जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा रस्सी कितनी ऊँची है ना, वो अंदाज़ा आपका हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं
प्रत्येक नदी की जो चौड़ाई है, आयत का चौड़ाई है, और उसकी गहराई का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और इन सभी का एरिया निकाल लिया जाता है, और उसको जैसे कुल क्षेत्रफल हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सबका हम एरिया निकाल लेंगे, है ना, चौड़ाई इंटू गहराई करके, है ना, एरिया निकाल लेंगे। आयत का एरिया क्या होता है, चौड़ाई इंटू गहराई, किसी भी दो डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर दो, लंबाई चौड़ाई इसी तरीके से। उसके बाद नदी परिक्षर का क्षेत्रफल सिम्पसन विधि से भी निकाला जाता है। जब नदी में 150 मीटर, नदी की जो चौड़ाई है वो 150 मीटर से अधिक हो, रस्से या केबल खींचने में दिक्कत आती है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, जब रस्सा खींचेंगे तो बिल्कुल सीधा नहीं होता, लेकिन अगर छोटी डिस्टेंस है तो आप खींच के सीधा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब बहुत बड़ा होता है तो उसमें आपने पढ़ा होगा आरसीसी में, सचिन सर आपको पढ़ा रहे होंगे L/D = 20, है ना। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा, किसी चीज़ में जब लेंथ बढ़ता है तो उसका स्लोप बढ़ता है, ठीक है, ढाल बढ़ती है। तो इसको कम करने के लिए क्या करिए, उसका मोटाई बढ़ा दीजिए, तभी तो बीम की जितनी मोटाई बढ़ा देंगे तो उसका जो नीचे झुकना है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए हम आरसीसी में नहीं जाते हैं, इरिगेशन के बारे में ही बात करते हैं, या पाइवट पॉइंट विधि का मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पानी का वेग ज्ञात करना, ठीक है। तो निसरण नदी के अनुप्रस्थ काट पर क्षेत्रफल ज्ञात करने के पश्चात उसी जगह पर पानी का वेग ज्ञात किया, जैसे मैंने ऊपर फिगर में आपको दिखाया था। कौन से फिगर में दिखाया था, तो अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर उसी फिगर में आपने क्या किया, ये देखिए 50 से 100 मीटर ये अलग अलग सेक्शन ले लिए, और यहाँ से यहाँ तक ये फ्लॉट आपका दौड़ा दिया, और इससे आपका पानी ज्ञात हो जाएगा कि उसका कितना वेलोसिटी है, कितना उसका प्रवाह है, ठीक है। तो पानी का वेग कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखते हैं। पानी का वेग ज्ञात करने के लिए अब पानी का वेग का एक फंडा है जो मैंने अभी आपको बताया था। क्या फंडा है वो देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है, मैक्सिमम वेलोसिटी, और ये आपकी पानी की कुल गहराई दी हुई है, ठीक है। अब ये ग्राफ देखिए आपका कैसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ तक होती है, 0.5 से 0.2d तक, यहाँ तक क्या होती है आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। क्या होती है आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, कहाँ तक होती है, 0.15 से लेकर 0.2d, है ना, यहाँ तक ये आपकी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब फ्लॉट तो आप यहाँ तैरा रहे हो लेवल पर, तो क्या मैक्सिमम मिलेगा, नहीं मिलेगा, 0.15 से 0.2 पर मिलेगा। और मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कहाँ पर होती है, 0.06d पर, तो आपको मीन वेलोसिटी भी नहीं मिल रही है। तो आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट टाइप के फ्लॉट का इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंट टाइप के फ्लॉट को यूज करेंगे। तो कौन कौन से डिफरेंट टाइप के फ्लॉट यूज करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। यही मैंने जो बताया है उसी को मैंने पॉइंट में लिख लिया है। तो पानी का वेग कैसे ज्ञात करेंगे, फ्लॉट के द्वारा और करंट मीटर के द्वारा। तो तैरांदा क्या होता है, गेज दूरी से लगभग 20 मीटर की ओर तैरांदा नदी में छोड़ दिया जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, स्टॉप वॉच से टाइम नोट कर लेते हैं और पानी का वेग ज्ञात कर लेते हैं। तैरांदे के प्रकार होते हैं, क्यों, क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने बताई थी कि मीन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमने स्टैंडर्ड तैरांदे लाए, स्टैंडर्ड फ्लॉट लाए। तो सिंगल सरफेस फ्लॉट लाए, डबल सरफेस फ्लॉट लाए, और फिर हमने वेलोसिटी रॉड लाई, ठीक है। तो आपका बात करते हैं सिंगल सरफेस फ्लॉट। तो ये क्या होते हैं, ये हल्के पदार्थ के होते हैं, लकड़ी के, कॉर्क के, ठीक है। इनका व्यास कितना होता है, 8 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर। एक बॉल होती है, जैसे हम लोग थोड़ी बड़ी बॉल से खेलते थे उस तरीके से, ठीक है। और तैरांदा बहुत हल्का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वायु के कारण तैरांदा भागने लगता है। जैसे हवा चली, पता चला तुम्हारी गेंदें भाग गई, तो वेलोसिटी कैसे मेजर करोगे, तो बहुत हल्का नहीं होना चाहिए और डूबना भी नहीं चाहिए। और उसका सतही वेग कितना है, 0.89 से हम क्या कर देते हैं, औसत वेग निकालने के लिए सतही वेग को 0.89 से गुणा कर देते हैं। फिर भी हमारा रीडिंग में वेरिएशन आता है, तो अब हम थोड़ा स्टैंडर्ड लाए, हमने जुड़वा तैरांदा लाया। जुड़वा तैरांदा कैसा होता है हम आपको बताएंगे, पहले हम देखते हैं। तो सतही तैरांदा के नीचे एक रस्सी लोहे का गोला बांध दिया जाता है। इस व्यवस्था में गोला पानी में डूबा रहता है तथा तैरांदे के साथ बहता रहता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, गोला जो है नदी तल में इस प्रकार डूबा रहना चाहिए कि उसकी तली से 0.2d भाग ऊपर रहे, वेयर d = पानी की गहराई, है ना। तो इस तरीके से आप उस तैरांदे से भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके, ये देखिए आपको यहाँ पर बात करते हैं, ये सरफेस फ्लॉट है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिंगल सरफेस फ्लॉट है,
ये जो तैरांदा है सिंगल सरफेस प्लॉट है, ये आपका जुड़वा तैरांदा है। हमने जब यहाँ पर दिक्कत आई हमारे साथ तो हम जुड़वा तैरांदा लेके आए। अब हमारी और दिक्कत आई कि भैया इसकी रस्सी भाग जाती थी, दिक्कत होती थी, साथ साथ नहीं चलते थे, है ना, कोई पीछे कोई आगे हो जाता था। तो हमने क्या लाए, वेलोसिटी रॉड लाए, जिससे हमें रीडिंग पता चल जाती है। ठीक है, तो हम क्या लाए, वेग छड़ लाए। वेग छड़ या लकड़ी की 5 सेंटीमीटर व्यास की ट्यूब होती है, जिसकी तली पर लोहे का भार लगा होता है। ठीक है, तली पर लोहे का भार लगा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर देखिए लोहे का भार लगा हुआ, बॉटम वेट लगा हुआ है, इससे क्या रहेगा, स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी, इधर उधर फ्लक्चुएट नहीं करेगी आपकी क्या रॉड। ठीक है, तो फ्लक्चुएट नहीं करेगी और इस प्रकार से हम उसकी वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। पानी से 4-5 सेंटीमीटर आप जब उसको इस प्रकार से डालेंगे कि उसका सिरा जो है 4-5 सेंटीमीटर क्या रहे, ऊपर को निकला रहे, तथा निचला सिरा नदी के तल पर 0.06D ऊपर उठा रहे। ठीक है, ताकि बहते समय जो आपका ये रॉड है आपकी, वो नदी तल से क्या हो, रगड़ ना खाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना होता है। देखिए बहुत सारे, मैं आपको जब पढ़ाता हूँ तो मैं आपको एक बात बताता हूँ जो बहुत मेन होती है ना, जिसको समझना ज़रूरी होता है। कुछ किताबी बातें होती हैं, उनको जब आप लेक्चर देखेंगे, हमारी PDF फाइल पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। अगर मैं पूरा एकदम जिस तरह लेक्चर में PDF, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, अपने नोट्स उठाते हैं, PDF उठाते हैं और लगातार उसको कंटिन्यूअस पढ़ते जाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। PDF तो बच्चा पढ़ ही सकता है, टीचर की आवश्यकता होती है उस किसी भी चीज़ को बहुत आसान भाषा में, जनरल भाषा में समझाना या समझना, वो ज़रूरी होता है। मैं आपको एकदम गांव के उस छोर तक लेके जाता हूं जहां पर इरिगेशन की सिंचाई होती है। ठीक है, जहां इरिगेशन इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है या जहां पर सिंचाई होती है, जिससे आप समझ सकें चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरीके से टेलीस्कोपिक छड़ का उपयोग किया जाता है और आवश्यकता अनुसार इसको हम देख भी लेते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। जब हम साइड पर रहते हैं तो देखते हैं ना, तो रॉड टेढ़ी हो रही है तो थोड़ा वेट बढ़ा दिया, कम कर दिया, वो आपके ऊपर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा मापी द्वारा पानी का वेग ज्ञात करना। तो करंट मीटर द्वारा हम वेग ज्ञात करते हैं। इसमें प्राइस करंट मीटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए पहले धारा मापी का फिगर देख लेते हैं, किस तरीके से हम उसको लगाते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो देखिए भैया, ये है आपकी क्या, धारा मापी। क्या है भैया, ये धारा मापी है। इसमें यहाँ पर क्या लगा है, भार लगा हुआ है, ये धारा मापी है। इसके बारे में भी इसका फिगर, रियल फिगर आपको दिखाएंगे जो मार्केट में मिलता है। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, इसको नाव पे बैठेंगे पानी के साथ, जब पानी में नाव उतारेंगे उस पर बैठेंगे, उस पर आपका केबल लेंगे, इस धारा मापी से एक तार निकलेगा, वहाँ लेंगे, बैटरी होगी तो बैटरी लेंगे, वो सब रिकॉर्डिंग डिवाइस लेके चलेंगे और इस धारा मापी को लटका देंगे। और बैठ के इंजीनियर साहब यहाँ पर नाव को एक लोग चलाता रहेगा और आप एक जगह रुक जाएगी नाव बीच नदी में, और आपको क्या, पानी की वेलोसिटी यहाँ पर पता चल जाएगी। इस तरीके से बाद में नाव लेके वो सारा ये अपना जो दुकान है वो समेट के अपने घर आ जाएंगे रीडिंग लेके। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि धारा मापी से कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमने आपको जैसा बताया था वैसा ही है। धारा मापी कई प्रकार के होते हैं, परंतु भारत में प्राइस धारा मापी का प्रयोग किया जाता है। धारा मापी को जिस स्थान पर नदी का वेग ज्ञात करना हो, केबल द्वारा पानी में पॉइंट, ये भैया पॉइंट है 0.6D गहराई पर लटका दिया जाता है। काहे 6D पर काहे लटकाओगे, क्योंकि वहाँ पर क्या मिलता है, एवरेज वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं, औसत अगर वेलोसिटी निकालना है तो 0.6D पर उसको लटका देंगे। उसके बाद नाव को बहते पानी में स्थिर करने के लिए उपरोक्त वर्णित रस्सों में बांध दिया जाता है। ठीक है, और पानी की गहराई अगर बहुत कम है तो धारा मापी को एक ग्रेजुएटेड रॉड में बांधकर पानी में लटका दिया जाए, जिससे हमें क्या पता चल जाए, पानी की गहराई पता चल जाए। उसके बाद बात करते हैं प्राइस करंट मापी। प्राइस धारा मापी क्या होती है, तो धारा मापी में एक शंकुनुमा कप लगे होते हैं जो लकड़ी में लगी होती है, और जैसे पानी आता है उस कप में पानी घूमता है, कीपें घूमने लगती हैं, और ये जो जैसे जैसे कीपें घूमती हैं वैसे वैसे उसकी रीडिंग काउंट होने लगती है। तो देखिए कीप कहाँ है, तो यहाँ देखिए, ये देखिए कीप लगी हुई है शंकुनुमा। अब भैया पानी जब भागेगा इसके सर पे तो इसमें पानी भरेगा ऐसे ऐसे, तो ये घूमेगी, जब ये घूमेगी तो ये भी घूमेगा, फलक लगातार ये लगातार ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, तो ये तार से रीडिंग देगी ऊपर को। यहाँ पर देखिए ये फलक घूमेगी, इसमें शंकु लगे, इसमें पानी भरेगा और ये आपका क्या करेगा, रीडिंग देगा वायर में। और रीडिंग कहाँ देगा, जो नाव पे बैठा इंजीनियर है वो जाके काउंट कर लेगा, मेजर कर लेगा कितना आपका वेलोसिटी है। ठीक है भैया, ये तो वेलोसिटी के लिए है।
अब यहाँ पर ये मछली लगी हुई है, मछली जैसी संरचना, ये काहे लगी हुई है? ये वेट बैलेंस के लिए लगी हुई है कि आपकी जो प्राइस करंट मीटर है वो पानी के बहाव से क्या ना हो, फ्लक्चुएट ना हो, विक्षेपित ना हो। ठीक है, तो कीपो में लगी, यहाँ पर लकड़ी होना चाहिए, ये कर लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाता है जो उससे हम टाइप करवाते हैं। तो लकड़ी को ठीक प्रकार से दिशा में रखने के लिए इसकी विपरीत दिशा में पंख जो है टेलवेन लगा रहता है। यंत्र की छड़ को पानी में तेज धार में ऊर्ध्वाधर एवं संतुलित रखने के लिए छड़ के निचले सिरे पर मछलीनुमा भार फिश वेट भी लगा दिया जाता है। तो जो भी मैं आपको पहले बोलता हूँ वही आपके नोट्स में लिखा रहता है, इसलिए दिखाने के लिए आपको पढ़ के भी एक बार बता देता हूँ, और इससे क्या होता है दोबारा मैं उस चीज़ को बता देता हूँ जिससे आपको को समझ में भी आ जाता है कि हमें पेपर में किस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं भैया इसका फिगर, इसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो देखिए ये एक केबल है जिसके बारे में बात करें, जो इंजीनियर साहब के पास होगी, जेई के पास होगी, इन फ्यूचर आपके पास होगी, है ना, भगवान करे आप लोग जल्दी जल्दी नौकरी पाएँ सभी लोग। फिर यहाँ पर सॉफ्ट लगी होती है, इस सॉफ्ट के बाद में ये देखिए शंकु लगा होता है, ये केम लगी होती है जिससे रीडिंग आती है, ये स्पेंडल लगा हुआ है एक, है ना, कॉलम स्टील का, और इसके चारों ओर क्या घूमते रहते हैं, ये शंख घूमते रहते हैं। जब पानी आती है ये टेल वेन लगी है बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि इधर भारी हो जाएगा पता चला लटक जाए। ठीक है, और सेंटर में फ्लक्चुएट ना हो इसके लिए क्या लगी है भैया, मछली के आकार का भार लगा हुआ है ना, ये डीवीजी तो ऐसे लिखा हुआ है कंपनी का नाम। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, प्राइस करंट मीटर का फिगर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसमें सब कुछ हो गया, इसमें एक और कुछ चीज़ें बात करते हैं कैसे होता है। तो जैसे आप नाव पे बैठे होंगे इंजीनियर साहब, तो उनके पास मैंने पहले बताया उनके पास यंत्र होगा रिकॉर्डिंग का, है ना, तो उसमें भैया बैटरी होती है, पेन होता है, हेडफोन होता है, डाटा होता है जिसको लिखते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रति मिनट पहिए के चक्कर गिन लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें बाकी कोई खास नहीं है, ध्वनि का प्रति मिनट चक्कर आपको पता चल जाता है। ठीक है, इसीलिए पहिए के सॉफ्टवेयर एक्यूमुलेटर लगा होता है। यंत्र बैटरी में बैटरी द्वारा, बैटरी कैसी है, ड्राई बैटरी है जो नाव पर रखी हुई होती है, ड्राई नहीं होगी तो फिर क्या होगा, तेजाब गिर जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो बिजली का करंट प्रवाहित किया जाता है, पहिए का एक चक्र पूर्ण होने पर ऊपर लगे हेडफोन में एक ध्वनि की जाती है, जिस प्रकार के प्रति मिनट पहिए के चक्कर गिन लिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया वैसा ही कुछ था, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद करते हैं बात वियर मेथड की। वियर मेथड क्या है, नदियों के ऊपर हम क्या करते हैं, वियर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं आयताकार, जिससे हम पानी प्रवाहित करते हैं, उसको हाइड्रोलिक सूत्र से पता कर लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा, हाइड्रोलिक्स में पढ़ा होगा। तो उसके फार्मूले कौन कौन से हैं, Q बराबर 2.3 CD B √2G H⁻3/2। एक बार फार्मूला फिर से रिवाइज करते हैं, Q बराबर 2/3 CD B √2G इंटू H⁻3/2, वेयर Q इक्वल टू निसरण मीटर क्यूब पर सेकेंड क्यूमेक में। CD क्या है आपका निसरण गुणांक है, B क्या है वियर की कुल चौड़ाई है, H क्या है वियर पर पानी की गहराई इन मीटर में पानी गहराई है। उसके बाद बात करते हैं फ्रांसीसी सूत्र। देखिए ये सब फार्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। ठीक है, इनका प्रूफ नहीं है आपके पेपर में, इन पर न्यूमेरिकल नहीं है, बस आपको इनको क्या है पढ़ना है। तो फ्रांसिस सूत्र क्या है, Q बराबर 1.84 B माइनस 0.1 NH होल पावर H⁻3/2, वेयर Q इक्वल टू निसरण मीटर क्यूब पर सेकंड में। निसरण बोले तो डिस्चार्ज। VL की कुल चौड़ाई कितनी है मीटर में, वो B है। N क्या है, किनारे का संकुंचन है, एंड कॉन्ट्रैक्शन है। H क्या है, वियर पर पानी की गहराई मीटर में है। अब बात करते हैं वेंचुरी फ्लूम या वेंचुरी मीटर की। तो इसी तरीके से वेंचुरी फ्लूम आप लोगों ने हाइड्रोलिक्स में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर है ना, जिसमें जिसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है जैसा मैं आपको फिगर में बताता हूँ। इस तरीके से इसमें यहाँ पर ये पोर्शन चौड़ा होता है, ये पोर्शन चौड़ा होता है, और बीच का पोर्शन ये क्या गेज चेम्बर क्या होता है, बहुत सकरा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रॉट बोलते हैं। ठीक है, इससे भी हम पता लगा सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आइए देखते हैं। तो वेंचुरी फ्लूम वेंचुरी मीटर का फार्मूला क्या है, Q बराबर कैपिटल A इंटू स्मॉल a √2G कैपिटल H माइनस H अपॉन √A² माइनस A² स्मॉल में। ठीक है, वेयर Q इक्वल टू निसरण घन मीटर पर सेकेंड में, वेयर Q इक्वल टू निसरण घन मीटर पर सेकेंड में। A इक्वल टू नहर के सामान्य खंड पर धारा का क्षेत्रफल, क्या एरिया है उसके फ्लो का, A पर
कंठ पर पानी की धारा का क्षेत्रफल, h पर सामान्य खंड पर पानी की गहराई, और स्मॉल h आपका क्या है, कंठ पर पानी की गहराई, और CD क्या है, निसरण गुणांक है जिसका मान 0.95 से लेकर 1.0 लिया जाता है। इस चीज़ों को मैं थोड़ा सा आपको फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब हाइड्रोलिक्स में आपने पढ़ चुके हैं। इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इनके फार्मूले के कभी कभी मेंशन करने को आता है, अन्यथा यह पूछा ज़्यादातर नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को सारा कोर्स देख के जाना है, मेरे सारे लेक्चर आपको देख के जाने हैं, जिससे कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए उनको पढ़ लीजिए। एक और चीज़ मैं आज ही के लेक्चर में बता दूं, जिन बच्चों को भ्रम है कि हम प्रमोट हो जाएंगे, चलिए मैं इन सब दुविधाओं में नहीं जानता हूँ, मान भी लिया प्रमोट हो गए, तो क्या सिर्फ पास होकर आप इंजीनियर बन जाएंगे, प्रमोट होकर इंजीनियर बन जाएंगे? जरा अपने बारे में सोचिएगा कि आपको जिस टॉपिक की नॉलेज नहीं होगी, कल को वहाँ पर खड़ा कर दिया जाएगा तो आप क्या कंपटीशन बीट कर पाएंगे? और कोचिंग में आपको कोई भी आदमी बेसिक से नहीं बताता है, आप पहले प्रिपेयर होके जाइए, फिर आपको पढ़ने में भी मज़ा आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, निसरण के वक्रों द्वारा, डिस्चार्ज वक्र द्वारा हम पता कर सकते हैं वेलोसिटी को। तो नहर पर लगी गेज के विभिन्न पाठ्यांकों से लिए गए निसरण के मान ज्ञात कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसका स्टेज का निसरण वक्र निकालते हैं। इस तरीके से हम गहराई बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए ये कर्व है, ठीक है, इसको स्टेज का निसरण वक्र बोलते हैं और इस तरीके का ये कर्व बनाया जाता है। इससे हम पता कर सकते हैं गेज की गहराई कितनी है। ये भी बड़ा छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, इसको मैंने आपको बता दिया है। आप लोगों को जहाँ कहीं दोबारा पूछना हो तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप मैसेज करिए, अपना नंबर छोड़ दीजिए, तो मैं आपको पर्सनल कॉल करके भी आपके जो भी जब भी मुझे समय होगा तो मैं उस नंबर पे कॉल करके आपकी सारी समस्याएं भी सुनूंगा, आपको बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी। ठीक है, ये हो सकता है आज आप मैसेज छोड़ें तो हो सकता है मैं 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद आपको कॉल कर लूँ, लेकिन जब भी मैं फ्री होऊंगा, डेली मैं चेक करता हूँ, जब भी मैं फ्री होऊंगा आपको बताऊँगा भी। और उससे पहले आप पूरा हमारा लेक्चर देखिए, वीडियो देखिए, सारे टीचर्स के लेक्चर देखिए, सभी लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। एक क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जिन छात्रों को नोट्स नहीं मिले हैं, टेलीग्राम पर चैनल पर जाकर फाइल्स में जाकर आप जो है सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और सारे नोट्स जो हैं आपके बुक की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सभी नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, बेहतरीन फिगर बने हुए हैं। इसी तरीके का आप फिगर बनाएंगे, एग्ज़ाम में फुल मार्क्स पाएंगे। बात करते हैं कि एग्ज़ाम टेस्ट की, तो मैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी तैयारी करा रहा हूँ। आप संडे को उसको भी क्विज में शामिल हो सकते हैं। क्विज में स्टैंडर्ड मैं लो से लेकर हाई रखता हूँ, तो जिन बच्चों से नहीं हो रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको पढ़िए जिससे आगे आने वाले समय में आपसे हों। जो भी क्वेश्चंस हैं सारे मेरे नोट्स से होते हैं, सारी मेरे लेक्चर से होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए आप पूरे वीक में लेक्चर अच्छे से देखिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग एक काम कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल पर जाइए, यूट्यूब पर जाकर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए पॉलिटेक्निक क्लासेस। इस तरीके से आपको यहाँ पर लोगो बन के आएगा। कुछ वीडियोस की संख्या बढ़ भी सकती है, उस पर मत जाइएगा, पॉलिटेक्निक क्लासेस और ये लोगो बन के आए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल पहुँचाने का प्रयास करें।